मैं अभी अभी स्वप्न से जागा हूँ। मैंने देखा है कि मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी स्वप्न में मुझसे बहुत ही उदास और कातर भाव से कह रहे हैं, शरफुद्दीन याहिया बिहारी मैं हूँ। मैंने तुझसे कल अधूरी बात बताई थी जिसे तुम सबों को बता दिया। मैं आज भी काकों में रहता हूँ। तुम्हें मैंने अपनी कहानी बताने के लिए इसलिए चुना क्योंकि तुम बहुत दिनों से काकों का इतिहास जानने के लिए बेचैन थे। कुछ हाथ तुम्हें लग नहीं रहा था। सुनो, काकों की कहानी इस प्रकार है। मेरे ज़माने में उत्तर में पटना से गया तक दक्षिण की पहाड़ियों तक, पूरब में तेलियागढ़ी जो आज का तिल्हाड़ा है, उस ज़माने में उसे बंग द्वार कहा जाता था क्योंकि निरंजना के पूर्वी किनारे से बंगाल की शुरुआत हो जाती थी। मेरे ज़माने में जो पश्चिम में सोन नदी तक जहाँ उरुवेला था, जिसे लोग आज अरवल कहते हैं, वहाँ तक कैकेता जिसे किकाता भी कहा जाता था का फैलाव था। चूंकि इस इलाके में पीपल के बहुत सारे पेड़ पाए जाते थे, इसलिए उसे मगध क्षेत्र भी कहा जाता है। नागार्जुनी पहाड़ी और सिद्धनाथ चोटी के बीच के खाली स्थान में शुरुआती दौर में किकाता की राजधानी थी। महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं, लेकिन ढके हैं, खोजने की जरूरत है। कैकेता जिसे किकाता लोग कहते थे, वहाँ असुर लोग थे। मतलब वेदों को मानने वाले लोग नहीं थे, आर्य नहीं थे, अनार्य थे। उसमें एक असुर हुआ, एक वृत्य। वह जो पहाड़ी के ऊपर शिव का मंदिर है, सिद्धनाथ जिसे लोग आज कहते हैं, उसका वह बहुत बड़ा उपासक था, बहुत बड़ा भक्त था। तांत्रिक साधना का वह क्षेत्र केंद्र था। सारे जिनको भी सिद्धियों की इच्छा होती थी उसी क्षेत्र में रहते थे, निवास करते थे। राजधानी भी थी, खाना पीना राजा की तरफ से आसानी से मिल जाता था। तो एक वृत्ति को उस महादेव की कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई
और वह पहला व्यक्ति आर्य हुआ पूरे विश्व में, और वह धीरे धीरे सबको आर्यनाइज करना शुरू कर दिया और अपने चेलों को दूर दराज के इलाकों में सबको आर्य करने के लिए, अनार्य से आर्य में कन्वर्ट करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। तब वह क्षेत्र आर्यावर्त कहलाने लगा। जैसे जैसे लोग आर्य होते गए, आर्यावर्त का दायरा बढ़ना शुरू हो गया। लोग उसके मुरीद होने लगे। एरिया बढ़ा, लोग नए नए क्षेत्रों में बसने लगे, बढ़ने लगे, राजधानियां ही बनने लगी, छोटे छोटे भसा बनने लगे, छोटे छोटे जमीन के मालिक होने लगे। बड़ा साम्राज्य हुआ तो बड़ी राजधानी की जरूरत पड़ गई। कोई वंश बहुत लंबा खींच गया, अजातशत्रु अपना क्षेत्र बहुत बड़ा कर लिया था। उसने अपनी राजधानी भी बराबर की पहाड़ से कहीं राजगृह कहीं पाटलिपुत्र करता रहा। जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया, उसका बेटा उदयन जो आज का काको है, उसे उस जमाने में, उदयन के जमाने में पाटली कहा जाता था। पाटली पूरा फूल होता था, उस इलाके में बहुत खिलता था, ये पाटली ग्राम कहलाता था। और उदयन ने उसी ग्राम में अपनी राजधानी बसाया, पाटली ग्राम में। इसलिए उदयन के नाम पर उस गांव का नाम हो गया उदंतपुरी। जब उसका वंश समाप्त हुआ, अंतिम जो राजा था, राजा दशरथ, वह भी पाटली ग्राम में ही अपनी राजधानी कायम किया था। राजा शिशुनाग का बेटा एक था कालाशोक। देखो, काको का नाम यहीं पर चेंज हुआ। उस कालाशोक को काकवर्णा कहते थे। याह्या मनीरी बताते हैं, काकवर्णा का अर्थ होता था कौए के रंग वाला। वह जो किकाता का जो नगरी थी पाटली, जहाँ पाटली फूल खिला करते थे, वह एक नदी का किनारे पर बसा हुआ था। उसको करुनारा कहा जाता था। कोई कहते थे कन्नारा, कुछ इलाके को लोग कहने लगे कर्नाटका। अब भ्रंश होते चला गया। आज उसको कड़रुआ नाला कहते हैं। उसी नदी किनारे ही यह बसा हुआ था। तो काकवर्णा के नाम पर उस पाटली ग्राम का नाम काको हो गया, मैंने कौए के रंग वाला। काको में कौवा। जब शिशुनाग वंश का राज्य पतन की ओर आया, फिर खारवेल, गुप्तवंश, उत्तर गुप्तवंश, जो उनका इलाका बहुत बड़ा था,
नदियों से आना जाना आसान था। इसलिए पाटली ग्राम जब गंगा आगे की ओर बढ़ गई, धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते चली गई, तो जो आज का पटना नगर है उस जमाने का वो पाटलिपुत्र कहलाएगा। पाटली ग्राम का ही एक भाग हो गया पाटलिपुत्र, और उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा होने लगी। गंगा किनारे बसा हुआ था, लोगों का आना जाना आसान था, व्यापार आसान था, पतन बंदरगाह सेटअप हो गया, पाटन हो गया। इसलिए शेर शाह के ज़माने में उसका नाम पटना पड़ गया। पाटलिपुत्र से पतन, पतन से हो गया पटना यानी बंदरगाह, जहाँ व्यापारिक केंद्र बस हो गया पाटलिपुत्र। बहुत प्रसिद्ध नगर, फतुहा से लेकर मनेर तक फैल गया था, उधर बैकटपुर तक फैला हुआ इलाका था। गंगा के उस पार हाजीपुर सोनपुर का इलाका भी फैल चुका था। बहुत बड़े बड़े मेला का आयोजन वहाँ हुआ करता था। इसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल चुकी थी। इसलिए जब इस्लाम का उद्भव हुआ तो मोहम्मद साहब के जितने अनुयायी थे वो धर्म प्रचार के लिए पटना, उस समय का पाटलिपुत्र का किनारा मनियारी गांव था, पश्चिमी इलाके पर मनेर जिसको आज कहते हैं, वहाँ पहले सूफी लोग आए अपना धर्म प्रचार करने के लिए। फिर धीरे धीरे मगध क्षेत्र पर भी आए। लोग जानते थे कि काता की राजधानी काको है, और जब गुप्त काल में उसका पतन हुआ तो जो छोटे छोटे मुलाजिम थे वह अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिए। तो सारा इलाका छोटे छोटे भसाल में बट गया। उसमें एक भसाल था गौड़ों का, जो निरंजना के तट पर बसा हुआ था। लखावर, घोंसी, आज का गुड़सर, खिरौटी आदि का सारा इलाका उसके अधीन उसने अपने कर लिया, और धीरे धीरे अपना साम्राज्य फिर फैला लिया। उधर निरंजना के उस तट पर जो बंगाल था, बंगाल से आगे बढ़ते चला, बंगाल का एरिया बढ़ाता चला गया। इधर पश्चिम में भी सोन नदी का किनारा भी पार कर लिया, यानी फिर पाल वंश अपना विस्तार रूप ले लिया। और उसका जो राजा गोपाल था वो शिक्षा का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसलिए उसने बड़े बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसी ने उस जमाने की जो काको नगरी थी, जो उदंतपुरी भी कहलाता था, उस उदंतपुरी में उसने एक विहार बनवाया, और उस विहार के अंदर उसने एक विश्वविद्यालय बनवाया जिसका नाम था उदंतपुरी विहार। और उस विहार के ऊपर ही काको बस्ती बसी हुई है। उस विहार में, उस विश्वविद्यालय में, जो विहार के अंदर था, किले के अंदर जो था, उसमें 12,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। सब विद्यार्थी कैंपस नहीं रहते थे। काको का जो इलाका था, उदंतपुरी का जो इलाका था चारों ओर का, वैना देख रहे हो, उदंत का अपभ्रंश बना हुआ है। आज भी देखो टीले पर बसा हुआ है। वहाँ विद्यार्थी रहते थे। आम्रपाली के नाम पर
अमरपुर पाली है, वहाँ लोग विद्यार्थी लोग रहते थे। भद्रसर भद्रसरा में रहते थे। नारायणपुर मुरारी में जो एक गढ़ होगा वहाँ पे लोग रहते थे। शाह फिरोज इस्माइल का जो मज़ार है फिरोजी, वहाँ बहुत बड़ा मठ था, वहाँ लोग रहते थे। मंदरोखर पर बहुत बड़ा लोग, बहुत विद्यार्थी रहते थे। तकिया पर रहते थे। नोन्ही जो नान्य देव का गांव था वहाँ लोग रहते थे। चंदौरा में रहते थे। हमीर देव का हमीर नगर में रहते थे और सब पढ़ने आते थे। लेकिन जो पढ़ाई करके और विदेशों में धर्म प्रचार करने के लिए जाना चाहते थे, या जो विदेशों से विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए, वह उदंतपुरी विश्वविद्यालय के अंदर ही उनके लिए निवास स्थान बना हुआ था। साधना का केंद्र, रूम, कमरे बने हुए थे। उस दिन लोग बहुत तपस्या करते थे, घोर तपस्या। बौद्ध तांत्रिकों का, वज्रयान शाखा का और शैवों का भी केंद्र था। अद्भुत केंद्र था, अजब सम्मिश्रण था वह। बख्तियार खिलजी ने जब उसका नाम सुना तो वह चढ़ाई करने की योजना बना रहा था। उसी जमाने में उसके पहले ही पाल वंश बिखर चुका था, पतन हो चुका था, और सेन वंश जो लखनौती लखावर कहा जाता था, उसके पूर्वज पाल वंश के इलाके पर कब्जा किए, अपना साम्राज्य विस्तार किए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर भी उसका कब्जा हो गया, लक्ष्मण सेन का। सूफी संत पहले ही रहते थे, कहा कि वो धर्म का सहिष्णु केंद्र था। हमारे पूर्वज भी वहाँ रह रहे थे, सभी लोगों से प्रेम मोहब्बत बढ़ा रहे थे, अपना सूफी परंपरा का प्रचार कर रहे थे, सबों से भाईचारा स्थापित हो गया था। उसी जमाने में 1157 में 619 हिजरी में बख्तियार खिलजी ने काकू को जला डाला। और उसकी नालंदा विद्यालय जलाया था, और उसकी जो आततायी क्रियाकलापें थी उसको सुन करके जितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय थे उस सब पहले ही गांव छोड़ के भाग गए। उस उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार को छोड़ कर भाग गए। लेकिन 7 सन्यासी जो सिरमुंडे थे, और लक्ष्मण सेन भी ब्राह्मण क्षत्रिय था, और 2 सन्यासीन थी, कमल रक्षिता और दौलत रक्षिता, वह भागने से इंकार कर दिए। जब बख्तियार खिलजी का सेना आया, चढ़ाई कर दिया, तो लक्ष्मण सेन की सेना बिहार के पूर्वी दरवाजे से, किले के पूर्वी दरवाजे से निकला, बांका नगर में युद्ध किया। वहाँ से जो आज का काराहारा है वहाँ तक चला गया, और वहाँ उसकी सेना जो कर्नाटका कहलाता था, कगुआ नारा, वो कारा हार गया, जो मदद के लिए आया था लक्ष्मण सेन को। इसलिए आज भी उसको करहारा कहा जाता है, काराहारा मैंने कारा हार गया। और लक्ष्मण सेन अपना प्राण बचा के दक्षिण की पहाड़ियों में भाग गया। और बख्तियार खिलजी की जो सेना थी
जो 7 सिर मुड़ाए हुए सन्यासी थे उसको कत्ल कर दिया। लेकिन जो 2 सन्यासीन थी, कमल रक्षिता और दौलत रक्षिता, उसको हमारे दादाजी ने सुरक्षा प्रदान की, बख्तियार खिलजी से बिन्नत की, नहीं महिला को मत मारो। और अपने दोस्त जो काशघर के रहने वाले थे, बहुत बड़े पीर थे, उनका नाम था पीर मखदूम साहबुद्दीन पीर जगजोत। मखदूम साहबुद्दीन पीर जगजोत। उनको मेरे परदादा इमाम मोहम्मद ताज फ़कीह ने कहा कि इसको तो अपना बेटी स्वीकार कर, तो दोनों का जान बच जाए। उन्होंने, चूँकि बहुत बड़े पीर थे, बहुत सिद्ध थे, दिलदरिया थे, उन्होंने अपनी बेटी का दर्जा प्रदान किया। और मेरे पिता मेरे अब्बा जान मखदूम इसराइल से कहा कि इन दोनों को, अब मखदूम कमालुद्दीन याह्या मनेरी और सुलेमान लंगर जमीन के साथ तुम शादी कर देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे दादा मखदूम इसराइल ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। मखदूम इसराइल मेरे दादाजी थे। और उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन दोनों बुढ़िया हमेशा हिंदुओं से घिरी रहती थी, हिंदुओं को झाड़ फूंक किया करती थी, उसको सांसारिकता से कोई लगाव नहीं था। इसलिए मेरे पिता जी की शादी मेरी माँ बीवी राजिया के साथ कर दी गई, जो मेरी माँ है। सुलेमान लंगर जमीन भी वहाँ नहीं रहते थे। दोनों बुढ़िया को बस्ती के बाहर जो बस्ते पश्चिमी साइड में जो पनिहास है, जिसमें हंस, बहुत सारे हंस विचरण किया करते थे, उसके पश्चिमी उत्तर किनारे पर स्थान दे दिया गया। वह बहुत एक कदीम जगह थी, पहले से ही, प्राचीन काल से ही वही दोनों रहती थी। और मेरे चचा जान सुलेमान लंगर जमीन बस्ती में रहा करते थे, मदरसा चलाया करते थे, लोगों को तालीम दिया करते थे, सूफी परंपरा का प्रचार किया करते थे। मैं भी जब 12 वर्ष का हो गया तो मेरे पिताजी ने जो टेहटा के पास मीरा बिघा है, उसे सटे सुगांव,
इसको उस ज़माने में सोनार गांव कहा जाता था। बगल में प्रसिद्ध कदीम बस्ती नारायणगंज थी, जिसे आज नवाबगंज कहते हैं। वहाँ मेरे पिता मखदूम कमालुद्दीन याह्या मनीरी ने तालीम के लिए भेज दिया। मेरे गुरु का नाम था अशरफ उद्दीन तोवामा बुखारी। मैं 24 वर्ष रह करके उनसे हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार की तालीम मैंने पाई। मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्या मुझे अल्लाह की इबादत में, लोगों के कल्याण में ज़्यादा मन रमता था। लेकिन एक बार मैं बीमार पड़ा और परिवारजनों के कहने पर मैंने अपने गुरु की बेटी बीबी बादाम से मैंने शादी स्वीकार कर ली। मेरी शादी हो गई, बच्चे भी हुए। उसमें 2 बेटों का मज़ार तो काको में ही है। मेरा एक बेटा ख्वाजा रुकनुद्दीन था, उसका मज़ार बांका नगर में है। दूसरा बेटा काजी शमसुद्दीन था, उसका भी मज़ार तिवारी बिघा में है। मेरे कुछ चेलों का भी मज़ार काको में ही है। मेरे चचा जान सुलेमान लंगर जमीन का भी मज़ार काको में है। और भी उस ज़माने जो सूफी संत थे, जो मेरे भी, मेरे पिताजी के, अब्बा जान के भी, मेरे चचा जान के भी जो दोस्त थे, उन सबका मज़ार काको में ही है, उस इलाके में ही है। औलिया चक में है, फिरोजी में है, तकिया पर है। मनोखर जिसको कहते हो, उस तालाब के दक्षिण पश्चिम कोने पर भी है। सब वहाँ लेटे हुए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग वहाँ लेटे हुए हैं। काको के लोग और सुगांव के लोग दोनों कायर और डरपोक निकले। मुझे आज बहुत खेद है, उन लोगों ने इतिहास में ही उलट पुलट करके रख दिया है। दोनों जगहों के लोग मेरा नामो निशान दोनों जगहों से मिटा दिए। इतनी से भी उन लोगों का दिल नहीं भरा है। ऐसा सब अंग्रेज़ों के डर से किए। अंग्रेज़ों ने इन लोगों को इतना डरा दिया कि मेरा वजूद ही काको से और सुगांव दोनों जगहों से मिटा दिया। इतना तक कि किताब के पन्नों से भी उलट पुलट कर दिया है, ताकि कुछ समझ ही नहीं पाए। कि मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनीरी का बहुत जीवन का अधिकांश भाग काको सुगांव बीता और बड़े बड़े राजा जो दिल्ली सल्तनत के हुए, वे भी काको में मत्था टेकने आते थे। मुझसे